Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Tiresias Vision. So I here welcome to all of you once again in the mystic and visionary journey of Tiresias in the wasteland. That how Tiresias works as a bridge between all the wastelands that have been depicted in the poem by Eliot. So here today we read that Tiresias is with his beloved Mary, and Mary tells him that she comes from Lithuania. She is a German. She is not Russian at all. And later Tiresias moves forward and tells us that here this place has only one soothing existence in human life, and that is the red rock. And he makes a universal appeal to all of us that come under the shadow of this red rock. And that red rock symbolizes the dharma. The dharma that puts together all the human beings without any discrimination. और आइए बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज की पोयम में क्या है। आगे देखते हैं। चलिए, कल मैंने आपको पढ़ाया कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, यानी टायरेसियस एक यूनिवर्सल अपील करता है, एक यूनिवर्सल अपील करता है कि कम अंडर द शैडो, कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, आओ रिलीजन की छाया में, शेड में, और क्या है, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर। और जैसे ही इंसान क्या होता है, वो धर्म की आगोश में आता है, जैसे ही वो धर्म में आता है, वैसे ही उसे ये महसूस होता है कि जो ये पाप, पाखंड, छल, कपट, जो भी चीजें आप कर रहे थे, वास्तव में उनका कोई मतलब नहीं है। जो हम हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व किए रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाली जैसी चीजों में, उन सब का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। और अब जब आप धर्म की छाया में आ गए हैं, ये वाला धर्म नहीं जो आपको बाबा लोग बताते हैं, ये वाला धर्म है जो आपको जोड़ना सिखाता है, जहां पर आप स्वयं उसके साथ रूबरू होते हैं। और अगर आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपको लड़ना झगड़ना नहीं सिखाती हैं, लेकिन यहां पर की जो टेंडेंसी है, जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, उनके साथ समस्या है कि वो आपको अलग अलग तरीके से धर्म को देखना सिखाते हैं, और आप उसी में आकर के अपना जो क्या है कॉन्फिडेंस है, जो आपकी जो है अच्छाई है, उसको आप खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। टायरेसियस आपको समझा रहा है, कह रहा है कि आओ इस रिलीजन के अंडर में, इस धर्म की छाया में, और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है ये। अब आप देखिए, एंड आई विल शो यू, आई टायरेसियस विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर। मैं सबसे अलग आपको कुछ दिखाऊंगा, मैं सबसे अलग आपको कुछ दिखाता हूं। और ये क्या है? ये वो है कि योर शैडो एट मॉर्निंग, कि आपकी जो छाया है, आपकी जो परछाई है, शैडो मीन्स परछाई, आप समझिए, एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसने इन दो लाइंस में दिया हुआ है, और वो क्या है? कह रहा है योर शैडो एट मॉर्निंग। मॉर्निंग यहां पे सिंबलाइज कर रहा है किसी तरीके से यूथ, और क्या, और योर शैडो एट इवनिंग, ये क्या है आपका ओल्ड एज, राइजिंग टू मीट यू। कह रहा है योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, यानी कि अगर आप सुबह क्या करें, आप सुबह पूर्व की ओर, जिधर से सूरज निकल रहा है, उधर अगर आप फेस करके खड़े हो जाएंगे, चेहरा करके आप खड़े हो जाएंगे वहां पर, तो ये आपको दिखेगा कि इधर से सूरज की क्या हो रही है, रोशनी आ रही है, और आपकी जो शैडो है, जो परछाई है, वो पीछे बन रही है। शैडो छाया मींस डेथ, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो पीछे बन रही है, यानी कि आपकी जो डेथ है, या आपकी लाइफ में जो भी ओमिनस चीजें हैं, जो अनहैप्पीनेस है, जो दुख वाली चीजें हैं, वो पीछे हैं आपके। जब आप यूथ में होते हैं, आपको किसी बात का ख्याल इन सब चीजों में नहीं होता, आप खुश हैं ना, तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूथ में आपको परेशान नहीं करती हैं। बट वेन यू कम इन ओल्ड एज, जब आप बुढ़ापे में आ जाते हैं,
अब आप ऐसे ही खड़े हैं, सूरज घूम करके इधर से आ गया, कहां, पीछे, पश्चिम में, और उस समय आपकी जो परछाई है वो क्या होती है, वो आपके आगे बनना शुरू हो जाती है, आपके आगे बनती है, और ऐसे लग रहा है कि आपको क्या करती है, बुला रही है। यानी ये जो डेथ है वो आपको शो कर रही है कि दैट्स अ हाई टाइम, कि अब समय आ गया है यहां से चलने का। तो वही आपको टायरेसियस समझा रहा है कि योर शैडो एट मॉर्निंग, कि आपकी जो शैडो है यानी कि जो छाया है एट मॉर्निंग, सुबह में, स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, वो आपके पीछे रहती है, स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, और योर शैडो एट इवनिंग, या आपकी जो शैडो है एट इवनिंग, शाम के समय क्या होती है, राइजिंग टू मीट यू, और ऐसा लगता है कि राइजिंग टू मीट यू, ये जो शैडो है वो आपसे मिलने के लिए ऊपर उठ रही होती है। और क्या, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। हम जो बातें करते हैं ना कि इंसान मिट्टी का बना होता है, इंसान क्या है, वो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, और एक दिन आपको मिट्टी में ही मिल जाना है। टायरेसियस आपको समझा रहा है कि जिंदगी के यही मायने हैं, जिंदगी का यही एग्जिस्टेंस है। आज हम इस पल में यहां पर हैं, हो सकता है कि अगला कोई ऐसा पल आ जाए जहां पर हमारी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो कि इसका क्या होने वाला है। तो हम जो आज रिलीजन को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके अपने आप को गलत संगतियों में लगाए हुए हैं, पाप में लगाए हुए हैं, तरह तरह के बुरे कामों में, लाभ हानि में लगाए हुए हैं, उस जिंदगी का क्या मतलब है? फाइनली हम क्या हैं, हैंडफुल ऑफ डस्ट ही हो जाते हैं। टी.एस. एलियट की एक और फेमस पोयम, कौन सी, एश वेंसडे। एश वेंसडे जो पोयम है वो आपको यही सिखाती है। उसमें क्या होता है, उसमें यही बातें बताई जाती है कि इंसान जो है वो मिट्टी का ही बना है, और एक दिन क्या होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। एस का मतलब यहां पे राख है, एश वेंसडे। तो यहां पर क्या है, टायरेसियस आपको कन्विंस कर रहा है इस चीज को लेकर के कि यू मस्ट नॉट पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ थेफ्ट, यू मस्ट नॉट put yourself in the situation of profit and loss. Finally it is dharma who will save you. अंत में क्या है, धर्म है और ईश्वर ये जो आपको बचाएगा। लेकिन धर्म और ईश्वर के ठेकेदार नहीं बचाएंगे, ये भी आप याद रखिए। ईश्वर के और आपके बीच में कोई भी नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट था रोमन कैथोलिसिज्म जब आया, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो पोप थे वो क्या कर रहे थे कि अगर आपको अपने सिन को लेकर के, अपने पापों को लेकर के कन्फेशन करना है तो आप वो हमको बताओ, हम बताएंगे ईश्वर के, बिकॉज वी आर कंसिडर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। एंड लेटर मार्टिन लूथर ऑब्जेक्टेड दिस, दैट हु आर यू, ही सेड हु आर यू टू कम बिटवीन माई सेल्फ एंड गॉड, बिटवीन मी एंड गॉड, यानी कि मेरे और ईश्वर के बीच में आने वाले तुम कौन हो? मैं खुद से जानूंगा ईश्वर को, जैसा मुझे लगेगा ईश्वर का रूप, चाहे वो आकार हो, साकार हो, चाहे वो निराकार हो, हम उस चीज को मानेंगे जैसा हम चाहते हैं, ना कि तुम्हारे बताने के माने हम मानेंगे। अब यहां पे वही टायरेसियस कह रहा है कि आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। जैसे ही हम क्या होते हैं, हम, ठीक है, इन सब चीजों से दूर होकर के, लाभ हानि, दुनिया भर की बुराइयों से परे होकर के जैसे ही हम धर्म के पास में आते हैं, तो धर्म हमको तुरंत एट वंस एक मैसेज देता है कि योर शैडो एट मॉर्निंग। गीता में यही सारी बातें लिखी हुई, अगर आप पढ़ेंगे तो वही आपको बताएगा। गीता में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू। आत्मा अमर है, ये जो शरीर है नश्वर है, एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र जैसे शरीर ग्रहण करता है, उसी तरीके से आत्मा भी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। ये सब बातें, वासांस जीरान यथा विहाय नवान गृहणाति नरोपराणी, और आगे, और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। और जब फाइनल क्या होगा, यही बातें W.B. ईट्स अपनी पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम में कह रहा है कि द ओल्ड मैन इज लाइक अ टैटर्ड कोट अपॉन अ बंबू स्टिक। एक फटा हुआ कपड़ा है, बंबू स्टिक पे है, बांस के, बिजूका है वो, स्केयर क्रो। और क्या होगा, एक दिन आपका समय आ जाएगा जब कुछ भी नहीं, फाइनली आपके जो कर्म हैं वही आपके साथ जाएंगे, नहीं भी जाएंगे। ये एक आप साइंस की बातें
अगर आप साइंस की बातें मानिए तो वहां पे क्या मान लीजिए सब नई भी चीजें हैं, लेकिन फाइनली आपको आपके अंत समय में अगर आपकी लाइफ में सुकून नहीं है, पीस नहीं है कि आपने लोगों के साथ अच्छाई की, जहां पर क्या था कोई आपसे मदद के लिए सामने खड़ा हुआ तो आप उसको इनकार नहीं किए जरूरतमंद को, तब आपका जीवन सफल था, नहीं तो इस जीवन के क्या मायने हैं। तो इसलिए टायरेसियस समझा रहा है आई विल सो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। धर्म यही सिखाता है कि क्या है, एक दिन आपको, आप इसी मिट्टी के बने हैं और आपको इसी मिट्टी में ही मिल जाना है। आगे की जो लाइनें हैं, दीज आर द एल्यूजन्स फ्रॉम रिचर्ड वैगनर्स ओपेरा। रिचर्ड वैगनर्स ओपेरा जिसका नाम क्या है, ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड। Tristan and Isolde is the name of the opera from where these lines have been taken। और ये कैसा है, ये लैटिन में लिखी गई लाइनें हैं। कैसी हैं, लैटिन में, या हो सकता है हाँ लैटिन ही है या फ्रेंच आप कह सकते हैं, उसमें होगा। तो क्या हो रहा है यहां पे, फ्रिस वेल देयर विंड डेर हिम जू। पहले आप रिचर्ड वैगनर का ओपेरा द ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड नोट कर लेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि इसकी मीनिंग क्या है। द विंड ब्लोज फ्री, इस लाइन का मतलब है द विंड ब्लोज फ्री फ्रॉम होमलैंड। द विंड ब्लोज फ्री फ्रॉम होमलैंड माई आयरिश गर्ल। My Irish girl, where are you lingering? Where are you lingering? The wind blows free from homeland. My Irish girl, where are you lingering? ये मतलब है इन दो लाइंस का, और आगे की जो दो लाइंस हैं इन दोनों का मतलब क्या है कि द विंड ब्लोज फ्री फ्रॉम होमलैंड माई आयरिश गर्ल वेयर आर यू लिंगरिंग। समझ रहे हैं, और ये कहां से लाइनें ली गई हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस ओपेरा ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड, जिसके राइटर कौन है, रिचर्ड वैगनर का ये ओपेरा है। अब मैं आपको कहानी बताता हूं, नाउ इट्स स्टोरी टाइम। ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड। ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड, इस कहानी के कई सारे वर्जन्स हैं, इस कहानी के कई सारे वर्जन्स हैं, कई सारे संस्करण हैं। तो आपको ये कहानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिल सकती है। हो सकता है कि मैं जो वर्जन आपको बता रहा हूं उस वर्जन में आपको डिस्पैरिटी मिले कहीं से, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। कुल मिलाकर के जो बेसिक चीजें हैं वो सेम रहती हैं। ट्रिस्टान आइसोल्ड की फेमस प्रेम कहानी, और यहां पर देखिए होता क्या है, होता यह है कि ट्रिस्टान नाम का एक नाइट होता है, नाइट समझिए वॉरियर होता है, और वो उसके पेरेंट्स, ठीक है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो रह रहा है कहां पर, अपने अंकल, इनके अंकल का नाम क्या है, किंग मार्क, किंग मार्क ऑफ कॉर्नवॉल, किंग मार्क ऑफ कॉर्नवॉल इनके अंकल का नाम है, समझे आप। और वहीं पर ट्रिस्टान क्या हुआ है, किंग मार्क ने उसको, ठीक है, पाला हुआ है, नॉरिश किया हुआ है, और इसको इन्होंने तलवारबाजी सब कुछ सिखाई हुई है। ट्रिस्टान एक बहुत ही अच्छा वॉरियर है, एक बहुत ही अच्छा योद्धा है। एक बार ट्रिस्टान को क्या होता है कि किंग मार्क एक मिशन पर भेजते हैं, एक लड़ाई पर भेजते हैं युद्ध में, और वहां पर ट्रिस्टान बहुत बहादुरी के साथ लड़ता तो है, उस युद्ध को जीत लेता है, लेकिन ट्रिस्टान के थाइज में, यानी आप पैर समझिए, पैरों में चोट लग जाती है, पैरों में चोट लग जाती है। और वहां के जो वैद्य होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, वो बताते हैं कि केवल एक ही महिला है जो ट्रिस्टान का इलाज कर सकती है, और वो है कौन,
क्वीन ऑफ आयरलैंड, क्वीन ऑफ आयरलैंड जिनका नाम क्या है, असाल्ट। क्वीन ऑफ आयरलैंड है असाल्ट, और वही केवल ट्रिस्टान का ट्रीटमेंट कर सकती हैं बस। अब क्योंकि ट्रिस्टान एक अच्छा वॉरियर था, एक अच्छा योद्धा था, अपने राज्य कहां का, कॉर्नवाल का, तो इनके जो अंकल थे उन्होंने क्या किया, ट्रिस्टान को शिप कर दिया कि आप जाइए और वहां पर अपना ट्रीटमेंट करा करके आइए। ये वहां पर जाते हैं और जो असाल्ट होती हैं वो इनका बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करती हैं, एंड ही स्टार्टेड रिकवरिंग वेरी सून। और जब वो रिकवर हो रहा था तो वहां पर नर्स के तौर पर, बतौर यहां पर जो ये लेडी है क्वीन ऑफ आयरलैंड, इनकी जो बेटी है जिसका नाम क्या है, आइसोल्ड, वो क्या कर रही है, वो ट्रिस्टान का केयर कर रही हैं। वो ट्रिस्टान का केयर कर रही हैं इसमें, और ट्रिस्टान और वो यानी कि आइसोल्ड दोनों इतने दिन एक साथ रहते हुए एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके दोनों के मन में फीलिंग्स हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन क्योंकि ट्रिस्टान एक नाइट था, एक वॉरियर था, और ये लड़की जो आइसोल्ड है वो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, तो अब कैसे वो अपने प्यार का इजहार कर पाता, और वो अपने मन में इस बात को लेकर के वहां से वापस चला आया अपने देश कॉर्नवाल। और कॉर्नवाल में जब वापस आता है तो वहां पर वो ट्रिस्टान की ब्यूटी के बारे में किंग मार्क को बताता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसका शायद ये इंटेंशन भी हो सकता है कि अगर वो अपने अंकल से अपनी बातों को कहेगा तो उसके जो अंकल हैं वो अलाउ कर देंगे उसको शादी करने के लिए उस लड़की से, या हेल्प ही करेंगे, जो भी बातें थी। लेकिन यहां पर जो मार्क हैं उनका माइंड क्या होता है, जो ठीक है वो आ जाता है किसके ऊपर, किसके ऊपर, आइसोल्ड के ऊपर। उनका दिल आइसोल्ड के ऊपर आ जाता है, और वो ट्रिस्टान के हाथों से एक पैगाम लेकर के भेजते हैं कि जाओ और जो क्वीन ऑफ आयरलैंड हैं उनको ये मेरा ठीक है संदेश दो कि मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब ट्रिस्टान इस चीज को लेकर के, मैसेज को लेकर के वहां पर जाता है, और वहां पर जैसे ही ये बात असॉल्ट को पता चलती है, असॉल्ट को जो कि क्वीन ऑफ आयरलैंड हैं, क्योंकि वो कॉर्नवाल के सबसर्विएंट भी थी, तो उन्होंने तुरंत इस रिश्ते को मान लिया। कारण क्या था कि वहां पर कॉर्नवाल जो किंग मार्क ऑफ कॉर्नवाल हैं, उनका बेटा, मान लीजिए मार्क से शादी हो जाती किसकी, आइसोल्ड की, तो इनका माइंड ये आया कि आइसोल्ड और मार्क का जो बेबी होगा वो क्या करेगा, वो कॉर्नवाल का तो राजा बनेगा ही, इसके साथ साथ आयरलैंड का भी राजा बन जाएगा, क्योंकि इन क्वीन के पास कोई बेटा नहीं था। तो इनको क्या लगा कि ये दोनों राज्य एक हो जाएंगे, इनका बेटा क्या करेगा, राजा बन जाएगा दोनों का, और इस तरीके से ये जो शासन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वहां पर आइसोल्ड के मन में फीलिंग्स इसको लेकर के हैं, ट्रिस्टान को लेकर के, लेकिन मजबूर है, और ट्रिस्टान भी मजबूर है, हेल्पलेस है इस बात को लेकर के। किसी तरीके से मना करके वहां पर आइसोल्ड को ट्रिस्टान लेकर के आना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले हुआ यह है कि असॉल्ट क्या करती हैं, असॉल्ट वो एक लव पोशन तैयार करती हैं, लव पोशन। क्लियर? इसका मतलब यह था कि आइसोल्ड मार्क को प्यार नहीं करती हैं, तो एक लव पोशन है, समझ रहे हैं, उसको पीने से क्या होगा, उनके माइंड में मार्क को लेकर के फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। ये दोनों लोगों को पीना होगा। अब वो रास्ते में रथ को लेकर के आ रहे हैं, और रथ में ये बोतल बेतरतीब तरीके से फेंकी गई है, रास्ते में प्यास लगती है, और ये जो लव पोशन है जिसको पीने से प्यार हो जाएगा, वाह कितनी बड़ी चीज है, देखो है ना। वो क्या होता है कि लव पोशन जो है जिसको पीने से प्यार हो जाएगा, वो ट्रिस्टान और आइसोल्ड पी लेते हैं, और बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। उसके बाद महल पर पहुंचते हैं, किंग मार्क शादी तो कर लेता है आइसोल्ड से, लेकिन चुपके चुपके क्या होता है, ट्रिस्टान वो आकर के आइसोल्ड से मिलता है कभी रात में, जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वो आकर के भाग करके आइसोल्ड से मिलना शुरू कर देता है। और राज्य में इसी तरीके से एडल्ट्री की, आइसोल्ड के एडल्ट्री की बातें भी चलना स्टार्ट हो जाती हैं।
सी एडल्ट्री की बातें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड दोनों वहां से भाग जाते हैं वहां पर और जा करके एक जगह पर सेटल होते हैं, वहां रह रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द मार्क के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि ये कहां पर रह रहे हैं और वहां पर पहुंचते हैं एंड दे ब्रूटली स्टार्ट बीटिंग आइसोल्ड नॉट आइसोल्ड बट टू ट्रिस्टान। वो क्या करते हैं, ट्रिस्टान को बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट करते हैं और उनका इंटेंशन ही था कि हम मार देंगे। तो आइसोल्ड बीच में आती है, वो कहती है अगर तुमने इसको मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगी, तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, ठीक है, मार्क को कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम ट्रिस्टान को फ्री कर दोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एग्री करूंगी, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। अब मार्क के पास कोई ऑप्शन ना देख करके उसने क्या किया, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम यहां पर रहोगी, लेकिन ये बंदा, इसको हम एग्जाइल पे भेज देंगे, देश निकाला दे देंगे। और इसके यहां से निकाल दिया जाता है राज्य से, और ये जाकर के ट्रिस्टान ब्रिटनी, ठीक है, कहां पर, ब्रिटनी में जाकर के वहां पे सेटल हो जाता है। अब वो मिल नहीं पा रहा था आइसोल्ड से, जिसे वो प्यार करता है। तो वहां पर क्या होता है कि उसके इस, ठीक है, जेलसी के कारण, या आप कह सकते हैं वही जो मडोना होर कॉम्प्लेक्स वाली चीजें मैंने आपको जो पढ़ाई थी, उसके कारण वहां पर एक लड़की होती है आइसोल्ड, इसका पूरा नाम था आइसोल्ड ऑफ द व्हाइट हैंड, आइसोल्ड ऑफ द व्हाइट हैंड। इससे ट्रिस्टान शादी कर लेता है, और सिवा इस बात को लेकर के, यानी कि किस बात को लेकर के, केवल यही कि आइसोल्ड ऑफ द व्हाइट हैंड के नाम में आइसोल्ड नाम है, बस यही एक कारण था कि वो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, कि कहीं ना कहीं इस तरीके से वो अपने आप को क्या कर रहा था, एक तरीके से वो दे रहा था, कंसोल कर रहा था कि मैं आइसोल्ड के ही साथ में हूं। और यहां पर वो उस अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, लेकिन उसका दिमाग जो है, जो दिल है, वो बार बार आइसोल्ड की याद में लगा हुआ है। एक बार वो किसी जगह पर युद्ध में जाता है और फिर से वो चोटिल होकर के पड़ा होता है, और उसे लगा कि मैं तो अब मरने वाला हूं, और मरते हुए उसकी इच्छा ये थी कि एक बार कम से कम आइसोल्ड उसे दिख जाए। और वो एक जो है लेटर लिखता है, पत्र लिखता है आइसोल्ड के नाम पे, कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं, मेरी जिंदगी बहुत दिन नहीं बची हुई है, और अगर तुम मुझसे एक बार मिल लोगी तो ये बेहतर होगा। और वो कहता है कि तुम वहां से जब चलना तो तुम्हारा जो शिप आएगा, जहाज जिसे तुम आओगी नाव से, अगर तुम आई हो उसमें, समझे, यानी कि जिसको उसने मैसेज को लेकर के भेजा हुआ है, संदेश को लेकर के, कहता अगर तुम इस नाव से आ रही हो, तुम इस जहाज से आ रही हो, तो तुम इंडिकेशन के तौर पर, ठीक है, क्या करना, व्हाइट कलर का फ्लैग लगाना, सफेद रंग का झंडा लगाना ऊपर, और अगर तुम नहीं आ रही हो तो तुम ब्लैक कलर का सिंबल उससे भेज देना, मुझसे पता लग जाएगा मुझे कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, और मेरे पास जिंदा रहने का रीजन है या नहीं है। अब इस बात को, इस संदेश को जैसे ही आइसोल्ड पढ़ती है तो बुरी तरीके से एकदम से उसे लगा कि ट्रिस्टान के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, अपनी जिंदगी या कोई मायने नहीं। उसे लगा था कि नहीं, वो मुझसे प्यार करता, मैं भी उससे प्यार करती हूं, और उसका अंतिम समय आ गया है। यही हालत थी जब देवदास में क्या होता है कि हमारी हीरोइन जो है, वो उसे सारे जो है बंधन तोड़ देने थे उस समय, भले ही वो किसी पति की पत्नी रही हो, चाहे जो कुछ भी रहा हो। हीरो हमारा जो देवदास है, वो जा करके पड़ा हुआ है चौखट पर उसके पारो को ढूंढते हुए अपने, और पारो भी अब क्या करेगी, वो सारे बंधन तोड़ देगी। लेकिन समाज जो है वो कहां इन सब चीजों को होने देता है, और यही चीजें यहां पर भी हो रही हैं। वहां पर होता क्या है कि तुरंत आइसोल्ड इस बात को अग्री कर लेती है कि वो उसे मिलने जाएगी, मार्क चाहे जो कर ले, और वो संदेश देती कि हाँ मैं आ रही हूं। संदेश नहीं देती है, वहां पर उसके साथ में शिप के आ रही है, और उसने अपने शिप के ऊपर व्हाइट कलर का फ्लैग भी लगाया हुआ है, सफेद कलर का झंडा, जो इस बात को जो है क्या करता है, मैसेज देता है कि हाँ वो आ रही है। ट्रिस्टान पड़ा हुआ है, दर्द से एकदम से बेहाल है, ठीक है, और वो मरने वाला है, अंतिम समय है उसका।
और वो अपनी पत्नी से पूछता है, क्या पूछता है कि तुम देख रही हो, क्या तुम्हें कोई ऐसी नाव, कोई ऐसी जहाज आती हुई दिखाई पड़ रही है जहां पर क्या है, जिसमें व्हाइट कलर का फ्लैग लगा हुआ हो, सफेद कलर का झंडा लगा हुआ हो। इतना पूछता है, इतनी लाइंस हैं। और उसके बाद अगली जो लाइन जो उसकी पत्नी जवाब देती है, ट्विस्ट ऑन ऑफ द व्हाइट हैंड, तो वो यहां पर है इस वाले में, ओड अंडर लेस दसमीर, राइट। उसकी पत्नी जो जवाब देती है वो ये जवाब देती है और वो कहती है काम एंड डेसोलेट द सी। क्या जवाब देती है? काम एंड डेसोलेट द सी, यानी कि मुझे जो समुद्र दिखाई पड़ रहा है उसमें मुझे कोई नाव ना तो दिख रही है और ना ही कोई झंडा। कहानी में यह है कि जो स्टोरीज हमारे पास है उसमें यह है कि इसकी जो पत्नी है आई सॉल्ड ऑफ द व्हाइट हैंड, वो उसको जवाब देती है कि वो जो शिप आ रहा है उसमें ब्लैक कलर का फ्लैग लगा हुआ है, ब्लैक कलर का फ्लैग लगा हुआ है। तो ये कहानी है उसकी, ब्लैक कलर का फ्लैग लगा हुआ है। फिर मैं अभी यहां पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या हुआ है। टायरेसियस साहब थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है उनके साथ में। तो यहां तक हो गया, स्टोरी आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब देखिए यहां पर एक दूसरी स्टोरी है, ठीक है, लव में, प्यार में, ठीक है, जो रिपेंट है, आप कह सकते हैं प्रायश्चित जो है, उसकी दूसरी कहानी है ये। पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी रिचर्ड वैगनर का जो ओपेरा है यहां से है ये वाला। अब दूसरी कहानी वहां से शुरू हो रही है। कैसे? देखिए, एक लड़की है और वो अपने लवर को कह रही है यू गेव मी हायसिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। हायसिंथ क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, ये एक फूल है और थोड़ा सा ये सेंसुअलिटी को डिपेक्ट करता है, सेंसुअलिटी को। यू गेव मी हायसिंथ फर्स्ट ईयर अगो, कहती है, बहुत ही वो इनोसेंट लड़की है और कह रही है कि तुमने मुझे ना लास्ट ईयर क्या दिया था? हायसिंथ फ्लावर को दिया था, हायसिंथ फ्लावर तुमने मुझे दिया। दे कॉल्ड मी द हायसिंथ गर्ल एंड सिंस दैट टाइम द सोसाइटी, समाज हमारा ऐसे ही है, थोड़ा सा भी अगर ऐसी चीजें हो गई, ये वही वाला तो है, ये वही तो है जो लल्ला चुंगी पीटा गया था, ऐसी चीजें, ये वही तो है जो ऐसे आता था, अरे ये वही तो है जो ऐसी था, कुछ इसका मतलब नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऐसे हो गया, ये कहीं मिल भी गए अलग तरीके से, मान लो लड़का लड़की कहीं बैठे हुए हैं, तो ये वही तो है जो वहां बैठा हुआ था। हम समाज, हम अपने से ज्यादा दूसरे चीजों में इन्वॉल्व हैं, और अगर हम अपनी अपनी चीजों को देखें तो हम शायद अच्छा करें, बेहतर करें, लेकिन हमें फुर्सत कहां है दूसरों की बुराइयां करने से, हमें फुर्सत कहां है दूसरों की खामियां ढूंढने से, हम अपनी खामियों को ढूंढते नहीं है। जैसे एक बहुत फेमस व्यंग है, किसका? हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई का एक बहुत फेमस व्यंग है, जहां पर क्या होता है कि एक आदमी होता है, उनकी एक लड़की होती है और उनकी लड़की एक आदमी के साथ आती जाती है। आदमी मतलब कह सकते हैं कोई लड़का है, कहीं पढ़ रहे हैं तो साथ में आते जाते हैं। अब वहां पे क्या होता है, कुछ लोग जो है वो पहुंच जाते हैं उस लड़की के पिता के पास में और कहते हैं कि देखिए आपकी लड़की जो कर रही है वो ठीक नहीं है, समझ रहे हैं, ये चीजें जो हैं वो समाज जो है उसके हिसाब से ठीक नहीं है, समाज इन चीजों को दुत्कारता है, सब क्या है, ये असामाजिक तत्व हैं। अगर ये सब ऐसा करेंगे तो कल को जो दूसरी जो है लड़कियां हैं वो भी इसको फॉलो करेंगी। ये पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी जो है जो संस्कृति रही है उसमें ये सब चीजें नहीं रही, कोई लड़का लड़की साथ नहीं रहता है। और अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी बेटी ऐसा करेगी, तो पूरे समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सबके सब क्या हो जाएंगे, सबका सब जो है चरित्र जो है वो सही नहीं रहेगा, खराब होने लगेगा इस तरीके से। ऐसी वो कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है हरिशंकर परसाई कहते हैं कि उनके जो मन में शिकायत है वो इस चीज को लेकर के है कि महोदय आपकी जो बेटी है वो हमको चरित्रहीन होने का मौका नहीं दे रही है, समझे, वो आपको हम जो है हमें चरित्रहीन होने का मौका नहीं दे रही है, और जिसको वो मौका दे रही उससे हमारी बनती नहीं है।
समझे? अब बनती भी होगी तो जहां पर बात स्टेप की आ जाएगी वहां पर चीजें बनना सही नहीं होंगी। और फिर हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि पूरी जो है जो समाज है वहां पर हर इंसान लगभग क्या होता है, चरित्रहीन होने का सपना देखता है, मन में हमेशा इसी को लेकर कयास लगाए बैठा रहता है, और कुछ तो उसमें क्या होते हैं, चरित्रहीन बन जाते हैं, लेकिन कुछ चरित्रहीन होने की इच्छा रखे रखे ही मर जाते हैं और चरित्रहीन नहीं हो पाते हैं। तो ये जो लोग हैं जो क्या होते हैं, बताते हैं अरे ये वही तो है, वो वही लोग हैं जो खुद तो चरित्रहीन होने की इच्छा रखे हुए हैं, लेकिन क्या करें, चरित्रहीन हो नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, बता रही कि यू गेव मी, तुमने मुझे दिया, अपने लवर को कह रही है, हाइसिंथ फर्स्ट ईयर अगो, हाइसिंथ फ्लावर को दिया था। हम लोग जब मिले थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर लाल शर्मा सर की क्लास जो है छोटी थी, तुमने मुझे फूल दिया था, और तब से पूरी क्लास मुझे क्या कर रही है, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल, मुझे कह रहे अरे ये वही तो लड़की है, दे कॉल मी द हाइसिंथ गर्ल, हाइसिंथ लड़की उन्होंने मुझे कहना शुरू किया। येट व्हेन वी केम बैक, लेकिन जब हम वापस आए, येट व्हेन वी केम बैक, लेट मतलब देरी से, देरी से, फ्रॉम द हाइसिंथ गार्डन, कहां से, गार्डन से, बगीचे से, वी वर देयर इन अ गार्डन, यहां पे आप कंपनी गार्डन मान लीजिए कि हम जब वहां से वापस आए, योर आर्म्स फुल, योर आर्म्स फुल का मतलब यू वर टायर्ड, योर आर्म्स फुल का मतलब यू वर टायर्ड, एंड योर हेयर वेट, वेट कैसे, पसीने से, ड्यू टू स्वेट, पसीने से तुम्हारे बाल भीगे थे, एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड हियर, you can imagine that they have made a secret love, they have made a secret love, they have made secret love, बल्कि क्या हो रहा है, your arms full, तो तुम्हारे arms full का मतलब you were tired and your hair wet, और तुम्हारे बाल भीगे थे, I could not speak when you tried to have a physical relationship with me, I could not speak anything, मैं कुछ कह नहीं पाई तुमसे, क्यों, क्योंकि तुमने मुझे यह बताया कि that you love me and you love me truly, and I could not understand that if we are in love then these things are acceptable or not। रोमन कैथोलिसिज्म जो धर्म है वो इस चीज को डिनाई करता है, वो बताता है कि फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो प्री मैरिज, शादी से पहले, दैट इज नॉट राइट थिंग, ये गुड नहीं है, सही नहीं है, वो नहीं मानता है। लेकिन आज का समाज क्या है, अगर आप देखेंगे तो क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इस बिना पे क्या होते हैं, ठीक है, पीपल एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप एंड वंस दे स्टार्ट इट, their love, their innocent love, their innocent love starts vanishing, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं, समझे। फिर क्या होता है, चीजें बड़ी जो है सामान्य सी हमें दिखने लगती हैं, और क्या होता है, हमें लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ महज क्या है, एक दिखावा है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया था, लव किया है, प्यार किया है, तो प्यार करने का मतलब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लिबर्टी आ गई है कि अब हम चाहे जो कर सकते हैं, समझ रहे हैं, चाहे अब जो कर सकते हैं। बहुत फेमस शायरी है एक, शायरी क्या है, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, समझ रहे हैं, शायरी क्या है, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, यानी आप बहुत बोल्ड हो जाइए, बड़े बोल्ड हैं, एकदम से फ्रैंक हैं, तो उन आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना भी जरूरी है, समझ रहे हैं क्या है, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना भी जरूरी है। ये किसकी शायरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मुझे रिप्लाई करेंगे। कहता है बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना भी जरूरी है, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना भी जरूरी है, यानी अगर आप मोहब्बत करते हैं, सच में प्यार करते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें शर्माना, शर्म हया बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे शर्म हया नहीं है,
they have made, या they made sacred love in the garden. और that's why, अब ये सिचुएशन आ गई है, I could not speak. लड़की कहती है मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, and my eyes failed. मेरी आंखें फेल हो गईं, तुमको पहचान नहीं पाई कि तुम मेरे पास आखिर आए क्यों थे. What was your true intention to come here? What was your true intention to love with me, to love me? यानी तुमने मुझसे प्यार क्यों किया, तुम मेरे पास आए, यानी कि तुम्हारा इरादा यही था that you have to establish physical relationship. प्यार के तुम्हारे यही मायने थे. My eyes failed, मेरी आंखें तुम्हें पहचान नहीं पाई. अब आप सोच सकते हैं कि the things that Eliot is describing to us are the reality of this society. यही तो होता है हमारे समाज में. मैडोना होर कॉम्प्लेक्स, हम क्या कर रहे हैं, वी नाउ सीक अ होर who could जो है satisfy our physical needs. And what the girl is saying, she's saying I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead. So we know it's very big fact of our society. I was neither living nor dead. ना मैं जिंदा थी ना मैं मरी थी. जिंदा मैं क्यों नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. तुम मुझे महज एक खिलौना बना दिए हो और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो जो धर्म डिनाई करता है, जो मेरी इच्छा भी नहीं है शायद करने के लिए. तो मैं जिंदा नहीं थी, जिंदा होती तो मेरी आंखें फेल ना होती तुम्हें समझने के लिए कि हाँ तुम्हारा इंटेंशन आखिर है क्या, तुम क्या चाहते हो मुझसे और किस लिए मेरे पास आए हुए हो. और क्या, नॉट डेड, ना तो मैं मरी थी, मरी नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन जिंदा हो करके भी मैं जिंदा नहीं हूं. क्यों, क्योंकि मेरी आंखें पहचान लेती. माई आईज कुड हैव रिकॉग्नाइज यू दैट व्हाट एक्चुअली योर ट्रू इंटेंशन इज. कोई प्यार व्यार नहीं है, बस सिर्फ दिखावा है, महज एक. और क्या हूं मैं, एक, बस तुम्हें मेरा शरीर चाहिए. एंड आई न्यू नथिंग, और मैं कुछ नहीं जानती थी. एंड आई न्यू नथिंग, मुझे पता ही नहीं चला. माई सिचुएशन वॉज सिमिलर टू टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स. अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसकी बात है, मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूं इसको. माई सिचुएशन वॉज सिमिलर टू टेस. शी ऑल्सो डिडंट नो दैट व्हाट एक्चुअली एलेक्स डी अर्बरविल वॉज ट्राइंग टू डू विद हर. He was trying to molest her chastity, and Tess was unaware of it. Tess always knew that this world is very beautiful. The people of this world are generous, kind. But in the brutality of Alex de Urberville, she saw the harsh reality of the society. And now this is the situation of that particular girl. देखिए, एंड आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था. लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ लाइट. लाइट मींस यहां पे विजडम. जब मैंने अपने दिल में देखा, ठीक है, किसके, विजडम वाले, कि क्या ये सही है और गलत है. एंड द आउटकम वाज, द आंसर वाज द साइलेंस. वहां पे चुप्पी थी. चुप्पी थी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था. वो क्या जवाब देता हार्ट, कि क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारी आंखें नहीं खुली थी, मैं तुमको क्या बताऊंगा. द साइलेंस, देयर वाज साइलेंस. एंड हियर यू नो द लाइंस अगेन कम. कौन सी, वही रिचर्ड वैगनर के ओपेरा की ये फिर से लाइनें आ जाती हैं. रिचर्ड वैगनर का जो ओपेरा है, कौन सा, ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड. ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड में, और वो कहता है काम एंड डिसोलेट the sea. Calm and desolate the sea. यानी जो आइसोल्ड ऑफ द व्हाइट हैंड है, जो ट्रिस्टान की पत्नी है, वो उसको बताती है कि जो समुद्र है वो कैसा है, शांत है. और मैंने आपको बताया कि स्टोरी में क्या है, उसकी पत्नी बताती है कि उस नाव में जो आ रही है उसमें ब्लैक कलर के झंडे लगे हुए हैं, काले कलर के झंडे लगे हुए हैं. और जैसे ही ट्रिस्टान ये सुनता है, वो समझता है कि आइसोल्ड नहीं आई, और वहीं पर वो दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है. थोड़ी देर में आइसोल्ड वहां पर पहुंचती है
और वो देखती है कि ट्रिस्टान मर चुका है और ट्रिस्टान का सिर वो अपनी गोद में रखती है और इतने में आइसोल्ड की भी डेथ हो जाती है। दोनों जो लवर और बिलवेड हैं, दोनों जो प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों की मौत हो जाती है एक दूसरे की बाहों में। इन दोनों को दफनाया जाता है, बताया जाता है ऐसा स्टोरी में, दोनों को दफनाया जाता है और दोनों से क्या होता है, एक बड़ा सा इस कब्र से और इस कब्र से एक जो है पेड़ निकलता है, ताड़ का पेड़ होता है वो, ठीक है, और दोनों पेड़ क्या होते हैं, आसमान में जाकर के ऊपर दोनों मिल जाते हैं इस तरीके से। यानी जिन ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड को जमीन नहीं एक कर सकी, यहां के लोगों ने उनको कभी एक नहीं होने दिया, उनके प्यार को मुकम्मल नहीं होने दिया, उस प्यार को आसमान जो है वो उनके मरने के बाद मुकम्मल कर रहा था और दोनों की डाल जो है वो एक दूसरे से मिली हुई है, ऐसा स्टोरी में कहा जाता है। राइट, तो मूव फर्दर करते हैं आगे। फिर से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, सीन चेंज हो रहा है। यही है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, समझ रहे हैं? टी.एस. एलियट की जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थियरी है वो यही है। आप देख रहे हैं कि वो टी.एस. एलियट का जो प्रोटैगोनिस्ट है टेरेसियस, वो ऐसी चीजों को ही आपको दिखा रहा है जो उसके माइंड की खुद की मनोदशा है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं सीन चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं पर आपको इस सुकून और प्यार भरी बातें नहीं आ रही हैं। या तो यहां पर दुख है, एंजाइटी है, डिलेमा है, डिप्रेशन है, एंड ऑल दीज थिंग्स यू नो आर गेटिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। टेरेसियस के मन में जो कुछ भी है सबका उसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिल रहा है। अब सीन चेंज होकर के कहां पर आ गया है, मैडम सोसोस्ट्रीज के ऊपर। मैडम सोसोस्ट्रीज फेमस क्लेयरवॉयनेट, मैडम सोसोस्ट्रीज फेमस क्लेयरवॉयनेट who they are the person who tell the fortune, यानी फॉर्च्यून टेलर मैं लिख दे रहा हूं, फॉर्च्यून टेलर। राइट, मैडम सोसोस्ट्रीज फेमस क्लेयरवॉयनेट, जो कि क्या है, एक फेमस प्रसिद्ध क्लेयरवॉयनेट हैं, हैड अ बैड कोल्ड, उनको सर्दी हो गई है, समझ रहे हैं, बार बार छींक रही है, कोई बात नहीं है, हैड बैड कोल्ड नेवरदलेस, चलिए छोड़िए चीजें, हैड बैड कोल्ड नेवरदलेस, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इज नोन टू बी, जानी जाती हैं द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, कि यूरोप में सबसे प्रसिद्ध महिला हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बाबा होते हैं, लगा के बैंक रोड बैठे हुए हैं, श्यामा चिड़ैया रखे हुए, आओ बच्चा तुम्हारा भविष्य बताएं, कब होगा तुम्हारा ब्याह, समझे, कितने बच्चे होंगे, कब होंगे, सब पता है उनको। एक जो है ऐसे ही थे पंडित जी, हमारे एक साथी टीचर हैं, बताते हैं बहुत फेमस कहानी, कहते हैं कि वो बेचारे सबके घरों में जा जा करके बताते थे, ठीक है, वो ज्योतिषी थे कि हाँ ये होगा, और पूजा वूजा भी कथा वथा कराते थे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं। बाद में क्या होता है कि उनकी पत्नी ही लोग कर जाती हैं। तो ऐसी चीजें हैं। हम आज साइंस का, विज्ञान का दौर है, एक से एक बाबा हैं जो भविष्य बताए पड़े हैं, लोग वहां पे पढ़े लिखे लोग जाके बैठ के अपना भविष्य देख रहे हैं। हमीर हट बहुत फेमस नाटक, मुझे याद आता है अपने पढ़ा हुआ बहन जो है बहनों की किताबों का। हमीर हट, हमीर के राज्य पर आक्रमण हो जाता है और वहां पे क्या होता है, आक्रमण होता है, तो वो बुलाए जाते हैं वहां के जो ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा बताइए इस युद्ध में जीत होगी या हार होगी। उन्होंने कहा महाराज आप इस युद्ध को बिल्कुल मत लड़िए, अगर आपने इस युद्ध को लड़ा तो आपकी हार एकदम तय होना है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल एकदम श्योर हैं इस बात को लेकर? हाँ बिल्कुल श्योर हूं, निश्चित हूं, आज तक मुझसे कोई गलत जो है प्रिडिक्शन हुई ही नहीं, मैं जो बोलता हूं सवा आने सच बोलता हूं, मुझे पता है क्या है ग्रहों की दशा, मुझे सब जानकारी है। उन्होंने कहा अच्छा आपकी उम्र कितनी है ये बताइए, आप कब मरेंगे? अरे क्या मैं अभी कहां मरने वाला हूं, मेरी उम्र बहुत बची हुई है, अभी मेरी कहां उम्र है। उसने कहा पक्का आप सर्टेन है इस चीज को लेकर के? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इस बात को लेकर के एकदम सच्चाई है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। हमीर ने अपनी तलवार निकाली, सीधा मारा, मुंडी उड़ गई, समझे, उन्हें सीधा उड़ाया गर्दन। आप बताइए, उसके बाद वो उस युद्ध को लड़ता है वो, और उस युद्ध को वो जीतता भी है। हमीर हट बहुत फेमस है कि फ्रेज ही बन गई। हमीर हट किस तरीके का हट है?
तो जिनकी खुद की किस्मत ऐसी बनी हुई है वो आपको किस्मत क्या सिखाएंगे? समझे? अब इनको बता रहा है इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, और यूरोप में फॉर्च्यून टेलिंग बैन है। बड़ा अच्छा था ये देश से, यूरोप जो है बड़ा सही था। उसने बहुत पहले क्या किया, इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा ना ये सब थोड़ी ना, ये सब ढपोसला है दुनिया भर का, और ये जो है सही नहीं है। एक क्रिटिसाइज कर रहा है टारेसियस इनके ऊपर, इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं बाबा, बताते हैं और लोग उनके बारे में बात करते हैं और कहते हैं यार बड़ा सही है। ठीक है, जो कहते हैं वही होता है, सवा आने सच है। एक तो बाबा ने यह भी क्लेम किया कि जो रेल घटना हुई थी फेमस, उसके बारे में उनको सब पता था। समझ रहे हैं? वो जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो लोगों ने उनसे पूछा जब आप जानते ही थे तो आपने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि जो होना है वो तो हो करके ही रहता है, उसको कौन टाल सकता है। अरे जब जो होना है उसे कौन टाल सकता है, तो तुम्हारे फिर जानने का मतलब क्या है भाई? तो ये है कहानी हमारे समाज की। और हम जाते हैं ऐसे लोगों के पास में, फोटो लगाते हैं स्टेटस पे, बड़े बड़े क्रिकेटर भी जा रहे हैं, हमारी तो बात छोड़ दी, हम लोग तो कॉमन मैन हैं। ऐसी स्थिति है। तो इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। आज इंग्लैंड या जैसी जो कंट्रीज है, आप कितना भी इनको क्रिटिसाइज कर लिए, उनका डेवलपमेंट क्यों हो गया, विकास क्यों हो गया? उनका विकास इसीलिए हो गया क्योंकि उन्होंने पहले ही बैन करके रखा हुआ है इन सब चीजों को। सब हटाओ, सब पे प्रतिबंध लगेगा, ये सब कुछ नहीं होगा यहां पर। लेकिन हमारे यहां कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारे यहां सब लीगल, चलाओ भैया। ठीक है, इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। कह रहा है कि सबसे बुद्धिमान महिला हैं ये, जो बता देती हैं वही होता है पक्का एकदम से। कब ब्याह होगा एकदम तय है, वैसे टाइम पे होता है। एक हमारे पास के कॉलेज के टीचर हैं और उनको जो है 60 साल की उम्र है उनकी, रिटायर होने वाले हैं, और एक ज्योतिषी ने यह बता दिया है कि आपके अभी जिंदगी में एक पुत्र का योग और है। समझे? एक पुत्र का योग और है। अब इस बात को लेकर के वो इस बात को सही साबित करने के लिए दूसरी शादी करने के लिए तुले पड़े हैं। घर में मार खा रहे हैं, बीबी से एकदम बवाल हो रहा है, लेकिन दूसरी शादी करेंगे और इस बात को सही साबित करेंगे कि उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, क्योंकि अभी तक उनके पास एक बेटी ही है। ऐसा है, ऐसे लोग हैं, क्या किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। तो बता रहा है कि वो एक वाइजेस्ट वुमन मानी जाती हैं यूरोप में, लेकिन वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं इस समाज में। अब आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स। और विकेट क्यों है ये? विकेट इसलिए है क्योंकि ग्रीक के समय में ये जो कार्ड्स हैं वो नाइल जो नदी है, जो नील नदी है, उसके वाटर लेवल को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। समझे? उसके पानी का जो स्तर है उसको चेक करने के लिए इन कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब उन कार्ड्स का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? फॉर्च्यून टेलिंग के लिए, किस्मत बताने के लिए, भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भैया ये है क्या। अब देखिए, अब टारेसियस महोदय उनके पास पहुंच गए हैं। अब देखिए वो कह रही हैं हियर, देखो, सेड सी। उन्होंने कहा, क्या कहा? इज योर कार्ड, तुम्हारा कार्ड यहां पर है। ठीक है, इज योर कार्ड, तुम्हारा कार्ड ये है। और मेरे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं? द ड्रोन्ड फिनिशियंस